हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने कंप्लीट एक सैम्पल पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर नहीं होगा। मैं कंप्लीट एक एमसीक्यू से रिलेटेड होते हुए सारी डेट्स आपको कवर करूँगा। एक अगर कोई क्वेश्चन है तो उससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो लगभग ऐसे मान के चलो कि अगर आप ये एक वीडियो ही कंप्लीट करते हो, यानी कि ये मेरी जो जिसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंप्लीट कर लेते हो, तो पॉलिटिकल साइंस के आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे कि अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो आपके सामने दे रखा है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट कब होता है। एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आपको मिलेगा जिनमें आपको ऐसे अरेंज करना आएगा, या मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है, तो ऐसा आएगा आपको। याल्टा एसोसिएशन या याल्टा कॉन्फ्रेंस को कब किया गया, अटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ, तो ये सारी कुछ आप जानोगे। तो इसके आंसर को मैं बताने से पहले आपको सारी चीजें बता देता हूं, तो कि आंसर तो अपने आप ही आप कर लोगे जब ये सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा कौन सी चीज कब फॉर्म करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल को स्टेब्लिश करा गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 15 मार्च 2006 में। तो ये आपको पता चल जाएगा। अरेंज आपको करनी है तो सबसे पहले जो हुई है उसके सीक्वेंस में आपको बतानी होगी ना, तो आप करोगे। तो ह्यूमन राइट काउंसिल को 2006 में बनाया गया। याल्टा जो कॉन्फ्रेंस थी वो जो हेल्ड होती है वो 1945 में होती है, और अटलांटिक चार्टर को जो साइन करा गया वो 14 अगस्त 1941 को। और ये जो अटलांटिक चार्टर है इसके अंदर दो बड़ी कंट्री ने मिलकर साइन करा था। तो इसको याद करने की एक छोटी सी मेरी बात है, ऐसे याद कर सकते हो कि एक आंटी है 41 ईयर ओल्ड की है और वो रोज चर्चा करती रहती है या रोज चर्चा में रहती है, ऐसा ट्रिक मान सकते हो आप कि कोई आंटी जी है जो रोज चर्चा में रहती है, मतलब अपने काम को लेके अपने एक्सपीरियंस को लेके, ऐसा मान सकते हो। तो आंटी से अटलांटिक चार्टर, रोज चर्चा में रहती है तो रोज से रूजवेल्ट, और चर्चा से चर्चिल, इन दोनों के बीच में ये साइन करी गई थी। 1941 को ये साइन करी गई थी। तो 41 एज के ये आंटी थे, ऐसा याद रहेगा। और याल्टा कॉन्फ्रेंस था, उसमें तीनों बड़ी पावर यानी यूएसएसआर, यूएसए और ब्रिटेन के बीच में साइन हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको आंखों से निकालनी है। इंडिया ने यूएन के अंदर पार्टिसिपेट कब करा, यानी कि इंडिया यूएन का मेंबर कब बना, तो 30 अक्टूबर 1945 को बना। इसके अलावा एडिशनल डेट्स है वो सारी डाल देता हूं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप कर सकते हो सारे के सारे, ठीक है। पहले का आंसर आप कर लोगे। अब बात करते हैं यूएन डे सेलिब्रेट कब करा जाता है, 24 अक्टूबर को। ये सारी एडिशनल बातें हैं, इनमें से कोई भी ईयर आता है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम को करने में, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। यूएन चार्टर को साइन जब करा गया तो कितने नेशन ने साइन करा, 51 नेशन ने साइन करा। वैसे 50 नेशन ने साइन करा था, लेकिन 51वां जो नेशन था जिसने थोड़ा सा लेट साइन करा, लेकिन इसीलिए माना जाता है कि यूएन के चार्टर पे साइन करने वाली कंट्रीज 51 कही जाती है। और 51 जो नेशन था वो था 15 अक्टूबर को 1945 को पोलैंड ने साइन करा। ये सारी बातें याद रखनी। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया गया, 1960 में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर के लेके जो डिस्प्यूट था, इंडस वाटर के शेयरिंग को लेके, उसको सोल्व कराया गया। वर्ल्ड बैंक ने इसमें नेगोशिएशन का काम करा। इसके बाद कुछ एक और पॉइंट देखते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था, वो कब हुआ था, तो वो 1962 के अंदर हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट जो साइन करा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके अंदर यहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, जो आज भी एक तरह से कॉन्सिक्वेंसी वाली डेथ रहती है। आज तक उनका नहीं पता चला कि डेथ हुई किस रीजन से थी। तो वो होती है 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट को साइन किया गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया, ठीक है। कहां साइन किया गया, यूएसएसआर के अंदर। पहले ये जगह पड़ती थी उज्बेकिस्तान के अंदर, ताशकंद, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और आगे बात करें इंडो सोवियत ट्रीटी, जो कि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में साइन करी गई थी। 20 ईयर्स की ये एक ट्रीटी साइन करी गई थी, 1971 में ये साइन करी गई। इसके अलावा इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कब करा, 1974 में करा। इसके साथ साथ दूसरा और बता देता हूं, इंडिया ने दूसरा जो न्यूक्लियर टेस्ट करा वो करा 1998 के अंदर। और जब इंडिया ने ये करा अपने, आपको पता है पोखरण जो जैसलमेर की एक जगह वहां पे करा, तो इसको देखते हुए चाइना ने उसकी हेल्प करी पाकिस्तान की, और उसको न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाया। तो 1998 में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करता है, और वो वहां की एक पहाड़ी का नाम है चगाई हिल, वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट करा था। तो इससे मिलते जुलते मैंने पॉइंट्स को कवर करवा दिया। अब बात करते हैं कि इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में कब भेजी, नेगोशिएशन लाने के लिए, पीस लाने के लिए, क्योंकि वहां पे लिट्टे की लड़ाई चल रही थी। किसके साथ, श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि लिट्टे डिमांड कर रहा था सेपरेट कंट्री की, जिसको बोलते हैं तमिल एलम के नाम से। तो इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को 1987 के अंदर वहां भेजा, लेकिन वो पीस नेगोशिएशन नहीं लेके आ पाती है। श्रीलंका की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी आर्मी को भेज के हमारे बीच में इंटरफेयर कर रही है। तो इंडिया की आर्मी वापस आ जाती है 1989 में विदाउट कोई भी नेगोशिएशन करवाए। आगे बात करें इसमें, तो इंडिया ने अपनी मालदीव को हेल्प करने के लिए कब अपनी आर्मी को भेजा, तब जब उनके ऊपर तमिल जो मर्सनरीज थे उन्होंने अटैक कर दिया था, तो 1988 के अंदर। और ये भी बता देता हूं, इससे मिलता जुलता पॉइंट है तो, कि मालदीव के अंदर कब तक सल्तनत रूल रहा था, तो 1967 तक रहा था अप्रोक्सीमेट। उसके बाद वहां पे प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आ गई थी। ये कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मालदीव, तो वहां से मैंने आपको बता दिया।
तो आगे बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा था, पाकिस्तान ने चगाई पे, ये मैं कवर कर चुका हूं। इंडिया और श्रीलंका ने दोनों ने एफटीए को साइन कब करा? 1998 में करा। कारगिल जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कब हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो जून जुलाई के अंदर 1919 के अंदर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। आगरा समिट को कब साइन करा गया? 2001 में वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में साइन करा गया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रही थी आगरा समिट। बस आपको याद रखनी है आगरा समिट को कब साइन करा गया। ये इंपॉर्टेंट डेट्स क्यों बता रहा हूं, इनका कहीं ना कहीं एक तो आपको सब्जेक्टिव जब आप क्वेश्चन करोगे वहां तो आपके लिए हेल्प होगी, साथ ही साथ में मैच ऑफ द फॉलोइंग कोई क्वेश्चन आए, अरेंज आए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वहां भी आपकी हेल्प होगी। तो ये इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स है, इनको सभी को माइंड में आपको रखना है। इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपने कि ईयू कब फाउंड करा गया। तो ईयू को जो फाउंड करा गया वो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग फाउंड करा गया, 1992 के अंदर ईयू फाउंड हुआ था। वैसे इसकी फाउंडेशन की अगर डेट बोले कि इवोल्व कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मार्शल प्लान के थ्रू यूएसए ने यूरोप को हेल्प करा था, उनको फाइनेंशियली एड करी थी, मतलब पैसे दिए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप लगभग तबाह हो चुका था। तो उसको एक तरह से इकोनॉमिकली रिवाइव करने के लिए उनको पैसे दिए गए, उसको मार्शल प्लान कहते हैं, जो कि 1948 में या 1948 में जब पैसे मिले तो उनसे उन्होंने ओईईसी बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया, और उसके बाद 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया पॉलिटिकली कोऑपरेशन करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश कर लिया यूरोपियन यूनियन ने मिलकर 1952 के आसपास। और 1957 में ओईसी बनाया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो बना ली 1957 में। और जैसे ही 1991 में डिसइंटीग्रेट होता है सोवियत यूनियन, उसके बाद ये बन जाता है। तो मैंने पूरे आपको सीक्वेंस बता दिया कि यूरोपियन यूनियन बना कैसे, ये ताकि आपको हेल्प हो जाए अपने एग्जाम में। तो सुन लेना पूरी वीडियो को, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है। बात करें बुल्गारिया और रोमानिया ने कब ईयू को ज्वाइन करा, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। वैसे यहां पे काफी सारी डेट्स दे रखी है, लेकिन मैंने वो डेट्स लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुल्गारिया और रोमानिया ने दोनों ने ज्वाइन करा ईयू को 2007 के अंदर। ब्रिटेन ने ईयू को एग्जिट कब करा? 2016 में एग्जिट कर दिया ब्रिटेन ने ईयू को छोड़ दिया, इसको ब्रेक्जिट बोलते हैं। अभी ईयू के अंदर लगभग 27 कंट्रीज का ये ग्रुप है, ये बात आपको याद रखनी है। ट्रीटी ऑफ पेरिस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयू के लिए करी गई, मतलब 6 मेंबर थे मेन यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने मिलके यूरोप को फाउंड करने की शुरुआत करी ट्रीटी ऑफ पेरिस से। तो वो 6 कंट्री के नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। 1951 के अंदर होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस, जहां पे 6 कंट्रीज ने मिलके एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत हो जाती है यहां से यूरोपियन यूनियन की। और वो कंट्री कौन सी है? फ्रांस है, वेस्ट जर्मनी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, इटली और नीदरलैंड है। याद रह जाएगा आपको, बहुत आसान है। देखो, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इटली और नीदरलैंड। मिखेल गोर्बचेव जनरल सेक्रेटरी कब बने थे? यूएसएसआर के लास्ट जनरल सेक्रेटरी बने थे। और 2 तरह की पॉलिसी भी लेके आते हैं, रिफॉर्म जो लेके आते हैं यूएसएसआर के अंदर। एक का नाम होता है ग्लासनोस्ट और एक का नाम होता है प्रीस्टोरिका। कब बने थे ये? 1985 के अंदर बने थे। लिथुआनिया कहते पहला 15 मेंबर में से, जो यूएसएसआर के 15 मेंबर में से थे, उनमें से पहला मेंबर लिथुआनिया था जिसने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करा, और वो 1990 के अंदर करा। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनना जरूर। और येल्टसिन भाई साहब, वो भाई साहब थे, इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, येल्टसिन बोलते हो या येल्टसिन बोलते हो। वो भाई साहब जो रशिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, जिनको जनता के अंदर ये इमर्ज होते हैं एक लीडर के तौर पे। जब डिमांड कर रही होती है वहाँ पे सारे कंट्री नेशनलिज्म की डिमांड करते हैं, जहाँ पे डिमांड करते हैं कि भाई हमें सभी को सेपरेट होना है, तो उस टाइम में ये प्रेसिडेंट बनते हैं, जनता इनको प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट करती है 1991 के अंदर। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो आया सेकंड क्वेश्चन, यानी कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को करवाने के बाद उनसे मिलती जुलती सारी डेट्स करवा दी कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बने तो आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं सोशलिस्ट मॉडल जो डेवलप करा गया था वो किससे रिलेटेड था? तो यूएसएसआर से। सिंपल सी बात है, यूएसएसआर है वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म के बेस पे था, और जो कैपिटलिज्म बेस पे था यूएसए। आगे चलते हैं अपने द फर्स्ट 3 लोकसभा जो इलेक्शन थे 1952, 7 और 62 वाले में, उसमें डोमिनेट जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें हमारे लीडर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसे अपने ये भी कहा जाता है कि अभी एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का ये क्वेश्चन है। इसको ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों रहा था शुरुआत के 3 इलेक्शन में या शुरुआत में, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये भी मैं बता देता हूं, शुरुआत के लगातार 3 इलेक्शन में कांग्रेस वन साइडेड विक्ट्री होती है इसकी। बाकी जो अपोजिशन पार्टी है उसको लगभग 1/10 सीट्स भी नहीं लेके आ पाती, जितनी अकेली कांग्रेस जीतती है उसकी 1/10 सीट भी नहीं किसी को मिलती। क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ एक कैरिस्मेटिक लीडर यानी कि जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर थे, और वो लीडर थे जिन्होंने नेशनल इंडिपेंडेंस के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। साथ ही साथ में ये जो पार्टी थी ये बहुत पुरानी ओल्ड पार्टी थी, वेल ओल्ड पार्टी थी, बढ़िया इसका ऑर्गेनाइजेशन था, स्ट्रक्चर था। बाकी पार्टी जब सोचती कि हमें क्या करना है तब तक ये अपना कैंपेन लॉन्च कर देती थी। और साथ ही साथ यही वो पार्टी थी
जिसकी रूट लगभग हर स्टेट के अंदर पाई जाती थी, और ये पार्टी ऐसी थी जो डिफरेंट फैक्शंस को अपने साथ में लेके जाती थी। इसीलिए लगातार शुरुआत के 3 इलेक्शन में कांग्रेस जीत के जाती है। और ये भी यहां पे साथ के साथ एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ इंडिया में और बाकी कंट्रीज के बीच में एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। तो इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस करती है कांग्रेस, वो मल्टी पार्टी होने के बावजूद भी डोमिनेंस करती है। यहां पे फेयर इलेक्शन होते हैं, यहां पे हारने वाली पार्टी खुद एक्सेप्ट करती है कि भाई कांग्रेस जीतती है, तो क्योंकि कांग्रेस के मतलब इस चीज को रखती है कांग्रेस अपने पास, तभी वो जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस की वैल्यू अच्छी है। जबकि बाकी कंट्रीज में वन पार्टी ने डोमिनेंस करा, तो या तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में वन पार्टी ही है, जैसे कि वहां क्यूबा हो गया, जैसे कि चाइना हो गया, ठीक है, ऐसी कुछ कंट्री जाओ तो या तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ही वन पार्टी है, या आप वहां पे मिलिट्री में जैसे वन पार्टी ने रूल करा है। जैसे मेक्सिको में के अंदर पीआरआई पार्टी ने काफी टाइम तक रूल करा था, तो उसने करप्शन के थ्रू रूल करा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ था। तो ये डिफरेंस है, ये भी मैंने साथ के साथ बता दिया। इसमें थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसमें इसी में एक पॉइंट आ रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक बी नंबर का ऑप्शन लिखा हो, तो इसके बारे में बता देता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो इंसान थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ को फाउंड करा। अब भारतीय जनसंघ कौन सी पार्टी थी, तो ये आगे वैसे लिखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूं। भारतीय जनसंघ वो पार्टी थी जो 1951 के अंदर बनी, जिसकी आइडियोलॉजी थी कि भाई एक ही कंट्री बनाई जानी चाहिए, अखंड भारत बनाओ, इंडिया और पाकिस्तान को मिला के, और कहते हैं न्यूक्लियर वेपन वगैरह अपने को बनाना है, और साथ ही साथ में अपने को क्या करना है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है। चलो आगे बात करते हैं। इसी के कहीं ट्रेसेस से बीजेपी पार्टी बनी है। और इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता, वो पीएम जो 1966 के अंदर बनती है सीक्रेट बैलेट पेपर से, मोरारजी देसाई और इनके बीच में होता है, वहां पे 2/3 से ये मोरारजी देसाई को हरा देती है, और मतलब कांग्रेस के एमपी इनको ज्यादा वोट देते हैं क्योंकि इनके पॉलिटिकल नोविस समझ के इनको वोट देते हैं। और उसके बाद फिर ये इलेक्शन जीतती है 1967 में, फिर 1971 में जीतती है, और 1970 जो 26 जून 1975 है वहां पे लगभग इमरजेंसी लगाती है, जिनके लिए ये जाने जाते हैं। तो आगे इनकी बात, प्राइवेपर्स को हटाया इन्होंने, और रिमूव पॉवर्टी का जो स्लोगन है वो इन्होंने दिया था 1971 के इलेक्शन में। चलो आगे बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप करा गया? ये प्लानिंग कमीशन वो सेटअप बाय, तो बाय किसके द्वारा सेटअप करा गया? रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन पास करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके थ्रू सेटअप करा गया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था। तो ये 5 ईयर का जो प्लानिंग कमीशन का जो हमारा आइडिया था, ये हमने कहां से लिया था? तो ये हमने सोवियत यूनियन से लिया था, जिसमें 5 साल के हम प्लान बनाते थे। तो इस 5 ईयर प्लानिंग को चेंज करके नीति आयोग में कब कन्वर्ट कर दिया गया? तो 1 जनवरी 2015 में। हमारे देश में कितने 5 ईयर प्लान बना दिए गए थे? तो हमारी कंट्री में कुल 12 5 ईयर प्लान बनाए गए थे। 2017 तक लास्ट प्लान चला था वैसे, लेकिन नीति आयोग को इनिशिएट कर दिया गया था 2015 से। याद रखना है ये बातें आपको सारी। चलो आगे बात कर लेते हैं। लिस्ट करो, कहते हैं आप मैच करना है, यानी कि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया। बड़ा आसान है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, मैच अपने आप कर लोगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ तो यहां पे दे रखा है, वर्ल्ड बैंक और मैं बता देता हूं, दोनों को 1944 में बनाया गया। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू दोनों को बनाया गया। दोनों की दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एजेंसी का काम करती है, यानी कि फंड वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है, ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है, फाइनेंशियली असिस्ट करने का काम करती है डेवलपिंग कंट्रीज को और बाकी कंट्रीज को। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करती है भाई? इसको गेट को रिप्लेस करके इसको बनाया गया था, और इसका क्या काम है? इसका काम है रूल रेगुलेशन बनाना, गवर्नमेंट के बीच में ट्रेड्स करना, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड करने के लिए इसको बनाया गया। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में हेल्थ के लिए काम करती है, तो हेल्थ एजेंसी है सबसे बड़ी। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1919 में बनाया गया, जिसका मेन काम ये है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले लेबर को। तो आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो गया, आप आंसर खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन बड़े आसान होते हैं, डरना नहीं है आपको। असर्शन को पढ़ो, बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ो। अगर आप बिकॉज लगा के जब रीजन को पढ़ रहे हो तो उससे जस्टिफिकेशन मिल रही है कि सेम ही बात असर्शन में सही बात बताएगी जो रीजन उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो दोनों सही होंगे। अदरवाइज चेक कर लो कि कौन सा सही है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर पर जाओ। देखो क्या है, द रूलर ऑफ त्रावणकोर डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। सही बात है कि त्रावणकोर जो आज का केरला का पार्ट है, यहां के जो रूलर थे उसने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आजाद रहना भाई, और सिमिलर अनाउंसमेंट हैदराबाद के रूलर निजाम ने भी अगले दिन कर दी थी। सही बात है, ये तो असर्शन तो एकदम सही है। अब रीजन बिकॉज लगा के देखो, बिकॉज विद द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, कहते ब्रिटिश रूल जब इंडिया में खत्म हुआ तो जो पैरामाउंट एसी थी ब्रिटिश क्राउन की, यानी कि ब्रिटिश जो क्राउन का कंट्रोल था किसके ऊपर, जो प्रिंसली रूलर था उनके ऊपर, वो भी खत्म हो रहा था। तो सही बात है, एकदम सही बात है। रीजन में सही बात बताई गई है कि जैसे ही ब्रिटिश का रूल हमारे इंडिया से खत्म हो रहा था तो उनके ऊपर जो कंट्रोल था क्राउन का वो भी खत्म हो रहा था। तो इसीलिए तो जो ये इंडिपेंडेंस हो रहे थे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स, और जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे, क्योंकि उनको बोल के गए थे अंग्रेज लोग कि तुम चाहो तो इंडिपेंडेंस बनो, तुम चाहो तो इंडिया में बनो, तुम चाहो तो पाकिस्तान में मिलो। तो दोनों चीजें सही है। तो रीजन है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो पॉइंट आप चेक करें ना, कौन सा आंसर आना चाहिए, ए बी, जो मैंने बात बोली उसके अकॉर्डिंग। इंडिया कन्वेंट द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, इंडिया ने कन्वे करा था मार्च 1947 के अंदर, किसकी लीडरशिप में? देखो आजादी मिलने से 5 महीने पहले ये एशियन कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी, जिसका मेन प्रयास यही था कहीं ना कहीं कि जो अभी इंडिपेंडेंट हुई है ना एशिया की कंट्रीज, जो अभी कॉलोनियलिज्म से फ्री हुई है, उनको एक करना और मिलकर कुछ ना कुछ एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बात चल रही थी। ये तो ये जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में करा गया था।
था। बैंडन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1955 में होता है, याद रखना है। यहां से ही एक तरह से स्टेब्लिशमेंट होती है, थर्ड वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, नाम की शुरुआत यहां से होती है, यहां पे बैठ के डिस्कशन करा जाता है। वैसे नाम बना कब था? जब उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई थी बेलग्रेड में 1961 में। तो नाम को या नेम को बना हुआ कहा जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एशियान फाउंड कब किया गया? आपको पता है एशियन को फाउंड करने वाले 5 कंट्रीज थे और बाद में ये 5 कंट्रीज ने और ज्वाइन करा। ये 10 कंट्रीज का ग्रुप है। ये फाउंड हुआ 1967 के अंदर। एशियन साइज में बहुत छोटा है लेकिन फास्ट ग्रो करने वाला है। एशियन वे ये सेलिब्रेट करते हैं। इनके अंदर एशियन कम्युनिटी के थ्रू 3 पिलर बनाए गए 2003 में। यहां पे एशियन रीजनल फोरम बनाया गया 1994 में, तो 4 के अंदर। तो ये सारी बातें मैं मिलती जुलती इनसे आपको बताता चल रहा हूं ताकि क्वेश्चन में आपको हेल्प मिले, पक्का मिलेगी आपको ये सारी। बाकी मैंने क्वेश्चन की 1 शॉर्ट वीडियो बना रखी है अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और अब बात करते हैं ईयू को कब फाउंड करा गया? 1992 में हो गया। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ 1967, इसी के थ्रू बनाया गया था एशियान को। सार्क को स्टेब्लिश करा गया 1985 में। और सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके अंदर शुरुआत में 7 कंट्री थी। अफगानिस्तान ने 2007 के अंदर ज्वाइन कर लिया। इसका मेन पर्पस क्या था भाई? इसीलिए बनाया गया कि साउथ एशियन की जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में भाई कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, इस पर्टिकुलर एरिया में पीस को स्टेब्लिश करा जाए, कम्युनिकेशन इसमें अच्छा हो। ठीक है, ये सब कुछ करने के लिए बनाया गया। इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड? इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ? तो 1952 में हुआ। हालांकि शुरुआत इसकी 1951 में हो गई थी लेकिन कंप्लीट 1952 में हुआ था। तो याद रखना फर्स्ट इलेक्शन हमारा 1952 कहलाता है। Who was the first top leader एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि विजिट करता है चाइना के अंदर 1979 में? आपको पता है 1962 में चाइना के साथ वॉर होता है। उस वॉर के बाद हमारी लगभग 20 सालों तक अप्रोक्सीमेट 20 सालों तक हमारी कंडीशन खराब ही रहती है दोनों के बीच में। मतलब आपस में कोई भी मतलब ट्रेड वगैरह नहीं होता, अच्छे से बोलचाल नहीं होती दोनों के बीच में, है ना। तो दोनों कंट्री एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं। तो पहले एक्सटर्नल मिनिस्टर बने थे उस टाइम के जो थे, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, जो वहां पे विजिट करा था। उसके बाद थोड़े से रिलेशन अच्छे होने शुरू हुए थे। लेकिन उसके बाद जब राजीव गांधी पहले पीएम जो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम जो वहां पे विजिट करते हैं चाइना के अंदर, और बाद में दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड बहुत बढ़ना शुरू होता है। और फिर तो ट्रेड इतना बढ़ता है कि जो ट्रेड मतलब शुरुआत में मिलियंस में था वो लगभग 1999 से हर साल 30% बढ़ गए, बिलियंस में ट्रेड बढ़ने लग गया था। ठीक है, तो मैंने मिलते जुलती सारी बातें बता दी जो आगे अपने क्वेश्चन में कवर भी कर लेंगे। अससन रीजन बेस एक और क्वेश्चन आता है। इन 1990s में क्या हुआ? द इकोनॉमी ऑफ रशिया वाज र्यून्ड कंप्लीटली। जी बिल्कुल सही है, 1990 में रशिया की इकोनॉमी एकदम कंप्लीटली र्यून हो गई थी। बिकॉज क्योंकि मोर देन इसकी 90% इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट जो कंपनीज को बेच दी गई थी। और कौन से प्राइस पे? चीप प्राइस पे, जिसको बोलती हैं थ्रो अवे प्राइस पे बेच दी गई थी। असर्सन रीजन सही है, रीजन असर्सन को जस्टिफाई कर रहा। तो इस बेस पे आप क्वेश्चन पे जाओगे कि दोनों सही है और आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन लीडर ऑफ द्रविड़ मूवमेंट? द्रविड़ मूवमेंट का मेन लीडर इनमें से कौन से था? तो ई.वी. रामास्वामी नेकर द्रविड़ मूवमेंट का था। द्रविड़ मूवमेंट जो करा गया था आपको याद ही होगा 1967 के अंदर इसी बेस पे डीएमके पार्टी भी बनाई गई थी, द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम नाम की, और पहली रीजनल पार्टी थी जो किसी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी एडिशनल पॉइंट नीचे मैंने और डाल रखे हैं, वो मैं सारे बताऊंगा आपको। इन द पॉलिटिक्स फील्ड पाकिस्तान लेक्स की पॉलिटिक्स फील्ड में पाकिस्तान में किस चीज की कमी है? तो पाकिस्तान को जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली, डेमोक्रेसी की ये कमी है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आता है 13। एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 4 कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के 4 पॉइंट बताओ भाई। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के 4 की पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहली बात तो है टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री, यानी कि इंडिया की स्ट्रेटजी है तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि इंडिया को अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि इंडिया के नेबरिंग कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, खासतौर से पाकिस्तान और चाइना के साथ। और इनके साथ वॉर कब हो चुका है? 1947-48 में पाकिस्तान के साथ हुआ, उसके बाद 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में भी हुआ था। ये 1991 गलत लिखा हुआ है यहां पे, ये चेक कर लेना। और चाइना के साथ 1962 में हुआ था। इसीलिए इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को जरूर करना है। तो ये इनकी की पॉइंट है इंपॉर्टेंट। इंडिया को दूसरा जो की स्ट्रेटजी है इंडिया की वो है कि इंडिया को इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बनाए हुए रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है इंडिया को, यानी कि जो यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल नॉर्म्स बनाती है उनके रूल रेगुलेशन को इंडिया फॉलो करते हुए काम करता है। और इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री के अंदर आने वाले जो सिक्योरिटी चैलेंज है उनको मीटअप करना, उनको दूर करना है, ये इंडिया को प्रयास करना है। और इंडिया को खासतौर से डेवलप करना है अपनी इकोनॉमी को। क्यों डेवलप करना है? क्योंकि इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के अंदर, तो उसके अंदर पॉवर्टी भी अच्छी खासी पाई जाती है, तो उनको दूर करना है। तो इंडिया को अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना होगा। तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के 4 की कंपोनेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
असेस टू एडवांटेज ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। टू एडवांटेज बताओ, मैं एडवांटेज के साथ इसकी डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। भाई कोलिएशन गवर्नमेंट का जो एरा ऑफ कोलिएशन कहा जाता है गवर्नमेंट इंडिया में, वो 1989 से लेकर 2014 का कहा जाता है। वैसे पहली कोलिएशन लेवल की जो गवर्नमेंट बन गई थी वो आपको पता है 1967 का जो इलेक्शन हुआ था वहां कोलिएशन गवर्नमेंट बनने लगी थी, जिसमें एसवीडी बना था, संयुक्त विधायक दल। बिहार और पंजाब के अंदर देखने को मिला था, डिफरेंट कोलिएशन की गवर्नमेंट पाई गई थी। और उसी 1967 के इलेक्शन में एक बात आपको और बता देता हूं, डिफेक्शन भी आया था। और डिफेक्शन किसे कहते हैं? जब एक पार्टी का कैंडिडेट उसके सिंबल को यूज करके जीतने के बाद पार्टी को चेंज कर लेता ना, तो उसको डिफेक्शन कहते हैं। वो भी आपको पता है आया था। और आगे बात करें तो कोलिएशन गवर्नमेंट की, वैसे एरा ऑफ कोलिएशन कब कहा जाता है? 1989 से 2014 का टाइम पीरियड। और पहली सेंटर लेवल पे कोलिएशन गवर्नमेंट कब बनी थी? तो वो आपको पता है पहली जनता पार्टी बनी थी, जो कि 1978 में इमरजेंसी जब लागू कर देती है इंदिरा गांधी, तो उसके बाद में जब रेफरेंडम करवाया गया और जनता पार्टी ने उस रेफरेंडम बेस बनाकर जीत के आती है। रेफरेंडम बेस माने जनता का मत, जनता का मत ये माना कि भाई उन्होंने बताया जनता पार्टी ने कि देखो भाई किस तरह से इमरजेंसी का मिस यूज करा था उन्होंने। तो पहली कोलिएशन गवर्नमेंट अगर सेंटर लेवल पे बनती है तो वो 1978 में कौन सी बनी थी भाई? जनता पार्टी। मैं सारे ही पॉइंट मिलते हुए बता रहा हूं। अब बता रहा हूं कोलिएशन गवर्नमेंट के एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज सिंपल सी बात है, ये होती है कि जब एक से ज्यादा पार्टी एक साथ आ रही है ना, तो वन पार्टी की डोमिनेंस कहीं ना कहीं खत्म होती है। तो अथॉरिटेरियन जो रूल है एक पार्टी का, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। और कोलिएशन पार्टी सिंपल सी बात है, जब अगर आएगी तो क्या होगा? एक से ज्यादा पार्टी आ रही है तो कहीं ना कहीं वास्ट लेवल पे डिसीजन मेकिंग का काम होगा। हर एक जो एरिया है, हर एक जो डायरेक्शन है, वहां पे काम किया जाएगा। और कोलिएशन गवर्नमेंट अगर होगी तो इसके अंदर रीजनल पार्टी का भी रोल आएगा, क्योंकि रीजनल पार्टी भी कोलिएशन गवर्नमेंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इनका भी रोल अच्छा होता है। तो कोलिएशन गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं एक वास्ट लेवल की गवर्नमेंट बनती है, डिसीजन मेकिंग का काम अच्छा होता है यहाँ पे, ये बात इसकी बेनिफिट है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि कोलिएशन गवर्नमेंट, अगर डिसएडवांटेज बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि कोलिएशन गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है। जी हाँ, कोलिएशन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, क्योंकि कई सारी पार्टी का ग्रुप है, तो आइडियोलॉजी आपस में मैच नहीं हो पाएगी। तो एक पार्टी को लग गया कि यार दूसरी पार्टी हमारी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टूट जाएगी। तो यही तो कमी रहती है कोलिएशन गवर्नमेंट की। कोई भी कोलिएशन गवर्नमेंट बहुत रेयरली पाई जाती है कि वो अपने 5 साल के टेन्योर को कंप्लीट कर दे। ये इसकी कोलिएशन गवर्नमेंट की क्या मानी जाती है? कमी मानी जाती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और बात करते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट की, तो प्रॉपर एकदम अगर इमीडिएटली डिसीजन लेना हो, फास्ट डिसीजन मेकिंग कोलिएशन गवर्नमेंट में नहीं होता, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है यहां पे, ये इसकी कमी होती है, ठीक है। और कोलिएशन गवर्नमेंट अनस्टेबल है, ये तो बात हो ही गई है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर काफी सारे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। मैं किसी भी क्वेश्चन की लाइन को रीड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको सारी बातें जो लिखी है वो वैसे बता रहा हूं। आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे नंबर देता हूं, वहां से आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको पीडीएफ फ्री में दे दूंगा। ये पीडीएफ आप घर पे अपने आप पढ़ सकते हो ना। आगे बात करते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिजीनियस पीपल विद रिगार्ड टू एनवायरमेंट। कहते हैं हम इंडिजीनियस पीपल के राइट को कैसे बचाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिजीनियस पीपल होते कौन है। सर इंडिजीनियस पीपल उन लोगों को कहा जाता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के इनहैबिटेड होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, और जिनके एंसेस्टर वहां पे उसी जमीन पे रहते हुए आ रहे हैं और वो उसी जमीन के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से, अर्बनाइजेशन आने से उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, और आज के टाइम में उनको कंजर्व करने की जरूरत है। उनको अपने इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इंडिजीनियस के राइट को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, इंडिजीनियस के राइट को अपने को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि इंडिजीनियस पीपल को हमें जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे उनको फ्री एक्सेस करना देना चाहिए, उनके लैंड का यूज करने का गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए ताकि उनके एग्जिस्टेंस को वो बना के रख सके, क्योंकि साथ में वो एनवायरमेंट को भी बचाते हैं। क्योंकि इंडिजीनियस पीपल ज्यादातर वही होते हैं ना जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जंगल वंगल के अंदर रहते हैं ये, तो वो रहेंगे तो जंगल आपके जो रिसोर्सेज है जंगल वगैरह वो भी बच के रहेंगे। तो इंडिजीनियस पीपल को बचाना बहुत जरूरी है, उनको कंजर्वेशन देना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना चाहिए, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, फ्री एक्सेस करना चाहिए, यानी कि फ्री में उनको लैंड यूज करने देनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजीनियस पीपल क्लास, क्या कहते हैं। तो भाई मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया ऊपर सारा। विच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। पहली नॉन कांग्रेस पार्टी कौन सी थी जो किसी भी स्टेट में बनी? तो स्टेट में बनने वाली पहली नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो सीपीआई थी, और वो आपको पता है 1957 के इलेक्शन में केरला के अंदर बनी थी। ये बात आपको याद रखना। और उसमें चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? ईएमएस नमूद्री पद उनके चीफ मिनिस्टर बने थे, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर ऐसे पूछ ले कि पहली
रीजनल पार्टी किसी स्टेट में जीतती है तो वो कौन सी है, तो वो डीएमके है। और पहली नॉन कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाती है तो वो कौन सी है, तो जनता पार्टी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने मिलते जुलते सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपके मैप में भी काम आएंगे और यहां पर भी काम आएंगे तो वो मैंने लिख रखे हैं कि जवाहरलाल नेहरू कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से। लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। के कामराज कहां से बिलोंग करते थे, ये मैप में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। एस निजी-लिंगपा कहां से बिलोंग करते थे, कर्नाटका से। फर्स्ट स्टेट वेयर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई वो केरला था, जहां पे, और एंड ऑल्सो द स्टेट वेयर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म 1957, ये बता दिया। सी राजगोपालचारी पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, वो कहां से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। के कामराज भी तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, भूलना नहीं है। एस निजी-लिंगपा कर्नाटका से बिलोंग करते थे, ठीक है, ये बातें याद रखनी है। प्रिंसली स्टेट जिन्होंने विरोध करा इंडिया में मिलने से, रजिस्ट करा, यानी कि कहा कि हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, विरोध करा, वो कौन से थे, जूनागढ़ जो कि गुजरात के अंदर आपको लोकेट करना, मैप मैं करवाऊंगा वैसे आपको, लेकिन ये की पॉइंट्स आपको आंखों से निकालने हैं। हैदराबाद जो आपको वैसे या तो तेलंगाना में करना या आंध्र प्रदेश में, वैसे तेलंगाना का पार्ट है। हैदराबाद आपको पता है तेलंगाना स्टेट बन गया था 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग हो गए। लेकिन अगर मान लो मैप में तेलंगाना ना दिया जाए और लोकेट करके आंध्र प्रदेश में लोकेशन दिया गया तो आपको आंध्र प्रदेश में टिक लगाना है। इसके अलावा मणिपुर और जम्मू कश्मीर दो स्टेट वो थे जिन्होंने इंडिया के अंदर मिलने का विरोध करा। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कौन से स्टेट में आया था, तो यूपी, पंजाब, हरियाणा में आया था। और इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आने वाले कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आंखों से निकाल लो। अमूल जो डेयरी कॉर्पोरेशन है या जिसको अपने बोलते हैं फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन, वो कहां आया था, गुजरात के अंदर आया था। वर्गीस कुरियन थे वो जो लेके आने वाले थे। बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र कब बने, 1960 के अंदर बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र बने, याद रखना है, मराठी और कौन सी, गुजराती लैंग्वेज के बेसिस पे। और नागालैंड को क्रिएट करा गया 1963 के अंदर। पंजाब से कार्ड आउट करे गए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को 1966 के अंदर, ये बातें आपको याद रखनी है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय तीनों 1972 के अंदर बने। सिक्किम हमारा 22nd स्टेट बना 1975 के अंदर। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यानी कि 7 सिस्टर के टॉप वाला स्टेट और लास्ट वाला बॉटम वाला स्टेट दोनों एक साथ बने 1987 में। ऐसी मैं कुछ एक बातें बताता रहता हूं जिनसे आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और तेलंगाना जो लास्ट स्टेट था जो कि बनाया गया था आंध्र प्रदेश से 2014 में। इसके अलावा 3 स्टेट ऐसे थे जो 2000 के अंदर बनाए गए थे, वो कौन से थे, बिहार से निकाल के झारखंड को बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बनाया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया। लाल डेंगा एक इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर इमर्ज होते हैं, वो कहां से बिलोंग करते हैं, मिजोरम से बिलोंग करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जाफू फिजो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, तो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, जो कि डिमांड करते हैं कि भाई नागालैंड को एक अलग से कंट्री बनाया जाए। और कार्ड आउट इन 2000 में कौन कौन से स्टेट बनते हैं, ये बातें मैंने सारी आपको बता दी। अब बात करते हैं द स्टेट विच रिसेंटली बाइफरकेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। कहते हैं अभी जो एक ऐसा स्टेट जो 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर है, जिसको जम्मू कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख उसमें से अलग हो गया 2019 से। ये बातें आपको याद रखनी है। द स्टेट वेयर लोंगोवाल राजीव गांधी अकॉर्ड साइन करा गया 1985 में, वो पंजाब के अंदर साइन करा गया था वहां पे पीस लाने के लिए। और क्या क्या शर्तें रखी थी आपको याद होगा, यहां पे लोंगोवाल जी ने कहा था कि भाई चंडीगढ़ उसको कैपिटल बना दो आप, यानी कि पंजाब को कैपिटल बना दो, यहाँ पे एक अलग से आप ट्रिब्यूट बनाओ जो कि क्या काम करे, जो कि वोटर जो डिस्प्यूट है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में उनको सेटल करें। और साथ ही साथ में जो आपने यहाँ पे आर्मी लगा रखी है उनको विड्रॉ करो। आपके जो आर्मी के मूवमेंट से जो इसके परिवार को नुकसान हुआ उनका आप हर्जाना दो। ये कुछ एक शर्तें यहाँ पे रखी थी, इन बातों को आप आंखों से निकाल लेना। पीस एग्रीमेंट जो साइन करा गया था 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में मिजोरम के लिए, तो वो 1986 में यहीं से मिजोरम एक तरह से फुल स्टेट का दर्जा मिल जाता है। और आसू कब बनाया गया, असम के अंदर बनाया गया था। ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन 1979 के अंदर बनाया गया था। और इसका मेन जो विरोध था वो ये था कि हमारे जो पर्टिकुलर एरिया असम है, यहाँ पे जो बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनके विरोध में बनाया गया था ये। तो ये बातें याद रखना। बाद में इसने मिलके और असम गण परिषद ने मिलके यहाँ की एक ओरिजिनल पार्टी बना ली थी, सॉरी एक रीजनल पार्टी बना ली थी असम की, जिसका नाम था एजीपी, असम गण परिषद। ये भी आपको याद रखना। राम मनोहर लोहिया कौन थे, जो एक फाउंडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, ठीक है। और फाउंडर थे एडिटर के मेन काइंड के, ठीक है। इसके अलावा जनसंघ एंड बिलोंग टू यूपी, और यूपी से ये बिलोंग करते थे राम मनोहर लोहिया। और राम मनोहर लोहिया के बारे में एक चीज आपको पता होगा कि 1967 के इलेक्शन में नॉन कांग्रेसिज्म टर्म को देने वाले यही थे, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सी नटराजन कहां से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम थे, और ये वही थे नॉर्थ इंडिया में पहले स्टेट जिन्होंने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया था। इन्हीं के
बाद में फिर बाकी स्टेट ने जब डिमांड करेगी तो आपको पता है उस टाइम में जो जनता पार्टी बनी थी 1978 में, उसने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की लीडरशिप में, बिंदेश्वरी प्रसाद की मंडल की लीडरशिप में एक अलग से कमीशन बनाया गया जिसका काम यह था कि भाई तुम चेक करो कि कौन सी ऐसी कास्ट है जो एससी और एसटी के अलावा जो भी एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमी के मामले में पिछड़ी हुए, जिनको अपने को रिजर्वेशन देने का काम करना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन, जो मंडल कमीशन है इसने रिकमेंडेशन 1980 में अपनी दे दी थी, लेकिन उसके बाद आपको पता है कांग्रेस का रूल था तो इनिशिएट हुआ नहीं। बाद में जब 1990 के आसपास जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो इसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और इसके सपोर्टर और इसके ओपोनेंट्स के बीच में जो इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको कहा जाता है मंडल इश्यूज। और बाद में 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी इसको अलाउ कर देती है, तो 27% उनको रिजर्वेशन मिल जाते हैं। तो कंप्लीट बातें मैंने बता दी, नीचे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला स्टेट नॉर्थ इंडिया का था जिन्हें रिजर्वेशन दी थी, ये बिहार, मैंने बता दिया था। संजीवा रेड्डी कहां से बिलोंग करते थे? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। और संजीवा रेड्डी का पॉइंट आपको कैसे याद रखना, तो 1969 के अंदर जब आपको पता है हमारे देश के प्रेसिडेंट मर जाते हैं, उस टाइम में कौन से बीच में जिनकी डेथ हो जाती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उसके बाद में प्रेसिडेंट की चूज करने की जब बारी आई तो एन संजीवा रेड्डी को अपॉइंट करते हैं कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर, और इंदिरा गांधी इंडिपेंडेंस के तौर पर खड़ा करती है वीवी गिरी को, और जीतते कौन है? वीवी गिरी। वहां से कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस आर और ओ के अंदर, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है वो उनको बाद में निकाल देते हैं। इंदिरा गांधी को कहते हैं कि तुम हमारी पार्टी से निकल जा, क्योंकि वो इंदिरा गांधी उनकी बात नहीं मान रही होती है। तो उसके बाद में पार्टी हो जाती है प्रॉपर तरीके से स्प्लिट। तो ये बात याद रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट होती है बढ़िया से। और आर में वीवी गिरी ओडिशा से बिलोंग करते थे, जयप्रकाश नारायण बिहार से बिलोंग करते हैं, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऊपर बता दिया था मैंने। फाउंडर ऑफ सीपीआई के एमएन रॉय है, एक दो लीडर और भी है लेकिन एमएन रॉय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी के सी राजगोपालचारी है। तो ये सारे पॉइंट देखो मैंने कवर कर रहा हूं मैं, ताकि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी मेरा भाई बहन ये वीडियो देखता है ना, तो उसके बाद में उसको लगेगा कि यार लगभग सारी चीजें हमारी कवर हो गई है। सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू हैव गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए अपने को दो सजेस्ट बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, एक तो क्या आना चाहिए, दोनों कंट्रीज को जो इश्यूज है डिसएग्रीमेंट के, वहां पे काम करना चाहिए। जो कि कश्मीर का इशू है, इनको सोल्व करने का प्रयास करना चाहिए। कल्चर डेलीगेट्स को भेजना चाहिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ताकि कल्चरल एक्सचेंज होगा तो लड़ाई कम होगी। और दोनों कंट्रीज को रिलेशन इंप्रूव करने के लिए ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक पॉइंट और बताऊंगा कि मीडिया को काम करना चाहिए कि दोनों कंट्रीज के बारे में कुछ गलत ना फैलाए। गलत जितना ज्यादा फैलाएगी उतना ज्यादा क्या होगा, डिबेट होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन और भी याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो आप याद रखना। आपको पता है सबसे बड़ा इशू तो कश्मीर का इशू है, जिसके लिए दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चलता आ रहा है। 1947-48 में पहला लड़ाई हुई, उसके बाद लगातार वॉर चलता आ रहा है, लेकिन ये कश्मीर अभी तक भी जो इशू है ये अनरिजोल्व है। इसके अलावा जो सरक्रीक लाइन है गुजरात के रन ऑफ कच्छ में, उसको लेके दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। इसके अलावा इंडस वाटर के शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट था, जिसको नेगोशिएशन करवा दिया वर्ल्ड बैंक ने 1960 में। इसके अलावा आपको पता है इंडिया उनके ऊपर ब्लेम करती है कि भाई लगभग 1980s का जो टाइम था, खालिस्तानी मूवमेंट जो हुआ, तो उसको जो ये वेपन वगैरह सप्लाई करती थी, ये पाकिस्तान सप्लाई करती थी। इसके अलावा जब भी हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के जब मूवमेंट करे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ या वहाँ पे ऑटोनोमस मूवमेंट हुए, तो उनको भी वेपन सप्लाई कौन करते थे? यही करते थे। और साथ ही साथ में ये कश्मीर के अंदर जो एंटी इंडियन या टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने का ये काम करती है पाकिस्तानी। तो ये कुछ एक इनके बीच में डिस्प्यूटेड पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं भारतीय जनसंघ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स। इस बात को कहते हैं आप अच्छे से बताओ कि भारतीय जनसंघ कैसे। तो अब मैं पूरा बता देता हूं, भारतीय जनसंघ को भी बता दूंगा, दूसरों को भी। तो भारतीय जनसंघ पहली बात तो 1951 के अंदर बनाई गई थी। वैसे इसको शुरुआत में बता दिया था। इसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि एक कंट्री होनी चाहिए, एक कल्चर और एक नेशन होना चाहिए। और कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान को यूनाइट करके एक ही कंट्री बना दो, जिसको अखंड भारत बोलते हैं, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन हमें बनानी चाहिए। तो ये बात है। अब सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी भी मैंने यहाँ पे बता दी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताओ। तो सोशलिस्ट पार्टी बिलीव करती है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में होने चाहिए। ये पार्टी वैसे बनाई गई थी 1934 में। बताना जरूर है, जब भी पार्टी के बारे में पूछा जाए तो वो पार्टी फाउंड कब करेगी वो जरूर बताना है आपको। उनके लीडर के बारे में जरूर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो पार्टी को फाउंड जब करा गया, इसको 1934 में करा गया। लेकिन जब बनाया गया तो इसको पार्टी का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन जब 1948 के आसपास का टाइम है, आई थिंक, जब कांग्रेस ने यह कह दिया था कि भी हमारे पार्टी का कोई भी मेंबर ड्यूल पार्टी का मेंबरशिप नहीं अलाउ करेगी, तो इसके बाद ये अलग से हो जाती है। तो 1948 में ये अलग से एक पार्टी बन जाती है। ये प्रयास करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना चाहिए सोशलिस्ट मैनर में, लेकिन एकदम पीसफुल मैनर में होना चाहिए। और साथ ही साथ में ये क्रिटिसाइज करती है कांग्रेस को कि कांग्रेस है जो मेन वो कैपिटलिस्ट को फेवर करती है, वो लैंडलॉर्ड को फेवर करती है, वो वर्किंग क्लास और जो पीजेंट्स फार्मर वगैरह इनको इग्नोर करती है। तो ये है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। ऊपर इनके लीडर के फाउंडिंग मेंबर के बारे में मैंने नाम बता ही दिया था आपको। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी आपको पता है लगभग 1925 के अंदर बनाई गई थी। सेकंड नंबर की ओल्ड पार्टी थी ये हमारी। और फर्स्ट शुरुआत के इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो अपोजिशन
अपोजिशन पार्टी थी वो यही थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती थी? कम्युनिस्ट पार्टी कहती थी कांग्रेस का काम सही नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर चेंज लेके आना चाहती थी, चाहे वो चेंज पीसफुली मैनर में हो चाहे वायलेंट मैनर में हो। ये कहते थे कि टोटल गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए और गवर्नमेंट सभी के वेलफेयर के लिए काम करे, वर्कर के लिए, पीजेंट के लिए काम करे। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है असेस द प्रोसेस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हाउ डज इट फंक्शन एज मींस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस ऑफ वॉर। तो देखो, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती क्या है भाई? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब होता है एक कंट्री अपनी आइडियाज और इंफॉर्मेशन को दूसरी अपनी राइवल कंट्री से शेयर करेगी कुछ हद तक, जिससे क्या होगा कि दोनों के बीच में जो वायलेंस है उसको अवॉइड करा जा सके। एक दूसरे को अपने जो मिलिट्री इंटेंशन है वो एक पॉइंट तक बताएंगे, ताकि क्या होगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिस परसेप्शन के बेस पे एक कंट्री दूसरे के ऊपर अटैक ना करे। ताकि अगर एक कंट्री पहले से अपने मिलिट्री जो अपनी सोच है उसको बता दे, मिलिट्री इंटेंशन को बता देगी, तो दूसरी कंट्री उसके साथ अटैक नहीं करेगी। उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, यानी कि विश्वास होगा कि भाई ये कंट्री अपनी मिलिट्री के लिए इस तरह से वहां पे यूज कर रही है बॉर्डर पे, ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो ये होता है मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। Describe any 4 criteria that have been proposed in recent year for new permanent and non permanent member of UN Security Council में। तो अब मैं इसके बारे में कंप्लीट आपको बता देता हूं कि भाई नया परमानेंट मेंबर अगर बनना है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में नया परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर बनना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स करा गया। तो ये क्राइटेरिया क्यों फिक्स करा गया? क्योंकि उससे पहले कुछ एक सजेस्ट करा गया था कंट्रीज के द्वारा कि भाई यूएनएससी में चेंज होना चाहिए। उन्होंने 3 कंप्लेन दी थी कुछ कंट्रीज ने। वो 3 कंप्लेन क्या थी याद रखना, जिन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में क्या कमी है, कि सिक्योरिटी काउंसिल है वो कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड की रियलिटीज को पूरा नहीं कर रही है। एक कंप्लेन ये थी। एक ये थी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वेस्टर्न वैल्यूज के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है और सिक्योरिटी काउंसिल में एग्लिटेरियन नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, कहीं ना कहीं यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस ज्यादा है। तो ये कंप्लेन करी गई। तो बाद में 1997 के अंदर आई थिंक बात है, कोफी आनन ने कहा था कि अगर किसी कंट्रीज को बनना है, क्योंकि वो उस टाइम में क्या थे, सेक्रेटेरिएट थे यूनाइटेड नेशन के, तो उन्होंने रिकमेंड करी कुछ एक क्राइटेरिया। और वो क्राइटेरिया ये थे, एक कंट्री कहते ऐसी होनी चाहिए जो यूएन के अंदर लगातार सब्सटेंशियल यानी कि कॉन्ट्रीब्यूट करती हो, लगातार फंड देती हो। एक कंट्री ऐसी होनी चाहिए जो पॉपुलेशन के अंदर बड़ी हो। एक कंट्री ऐसी होनी चाहिए जो रिस्पेक्ट करे डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट को। एक कंट्री ऐसी होनी चाहिए जो वर्ल्ड में डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे कल्चर में हो। और एक कंट्री ऐसी होनी चाहिए जिसकी मिलिट्री पावर भी क्या हो, बड़ी हो। उस ऐसे कुछ एक क्राइटेरिया सजेस्ट करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डिफाइन इंडिजीनियस पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो ये मैंने ऊपर बता दिया था, तो नीचे और वाला क्वेश्चन इसमें आंसर दे रखा होगा कि एक्सप्लेन द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कि ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करने के लिए, यानी कि कर्ब करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो भी इंडिया ने ग्रीन हाउस एमिशन के गैसेज को प्रयास करने के लिए इंडिया ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को पास कराया 2001 के अंदर। यह प्रयास कराया। इंडिया ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के थ्रू प्रयास करा कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लीनर फ्यूल को यूज करना व्हीकल के लिए। और इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को पास करा 2003 में, जिनमें प्रयास करा गया कि रीन्यूएबल एनर्जी को लेके आना है ज्यादा से ज्यादा, नॉन रीन्यूएबल की जगह। और साथ ही साथ में इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल के लिए लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर जमीन छोड़ी हुई है जिसमें बायोडीजल प्रोड्यूस करने का प्रयास करेगा। तो ये इंडिया ने कुछ एक प्रयास करा ग्रीन हाउसेस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया की गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की बजाय रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करने के लिए, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो बायोगैस एनर्जी हो। इनके ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। आगे बात करते हैं एग्जामिन एनी 4 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन दैट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, कि 4 ऐसे आर्ग्यूमेंट बताओ जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में हो। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, मेरे वन शॉट वीडियो में मैंने बता रखी हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसी कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी पूछे, चाहे इकोनॉमिक पूछे, चाहे वो सोशल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसी पूछे, तो आपको वो जरूर क्वेश्चन करना है। मेरी वन शॉट वीडियो मैंने बताया हुआ है, चाहे आप कहीं से करो, जरूरी नहीं है वो वीडियो देखो, आपका मन करे वहां से करो, बस मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लोबलाइजेशन से भाई कुछ एक आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में क्या है, इसके अगेंस्ट में एक तो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से आने से ना डेवलप्ड कंट्री को ज्यादा बेनिफिट मिला है, डेवलपिंग को कम मिला है। कैसे? डेवलपिंग कंट्रीज के जो नेचुरल रिसोर्स है उनको एक्सप्लॉइट कराया डेवलप्ड कंट्री ने, ज्यादा से ज्यादा यहां से क्या किया, इंपोर्ट किया। इससे क्या हुआ, उनके नेचुरल रिसोर्स खत्म हुए। साथ ही साथ में ग्लोबलाइजेशन के आने से एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज आती है जो डेवलपिंग कंट्री में ट्रेड करती है, तो उनके कारण क्या होता है, उनके स्टिफ कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो इसलिए उनको शट डाउन करना पड़ता है। और इनके आने से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बढ़ी हुई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कोई आपको जॉब की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता। आज अगर एमएनसी में कोई काम बंदा कर रहा है, तो कल अगर उससे बेटर मिल गया तो उसको लात मार के निकाला भी जा सकता है। तो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ी है, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो हमारे छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, स्मॉल स्केल लेवल के कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सारी शट डाउन हुई है।
ये बातें आपको याद रखनी है। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। गिव 4 रीजन ड्यू टू विच ग्लोबलाइजेशन वाज रेजिस्टर। एक ही बात है ना, ग्लोबलाइजेशन का विरोध क्यों किया जाता है, तो वो बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई डिड द मूवमेंट फॉर सक्सेशन इन द मिजो हिल्स एरिया गेन पॉपुलर स्पोर्ट। कि मिजो हिल्स एरिया के अंदर इसको पॉपुलर स्पोर्ट क्यों मिला। ये मिजो हिल्स का मतलब मिजोरम की बात कर रही है। तो भाई असम के अंदर ही पहले इस मिजोरम को एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, लेकिन हुआ क्या, एक बार की बात है 1959 में उस मिजो हिल के एरिया में भाई सूखा पड़ गया, फेमाइन पड़ गया। तो फेमाइन के अंदर असम की गवर्नमेंट उस मिजो हिल के लोगों की बढ़िया से हेल्प नहीं कर पाती है, तो इसलिए वहां के लोग विरोध ज़्यादा करने लगते हैं और वहां पे MNF फाउंड हो जाती है, जो डिमांड करती है कि भाई अब तो हमें सेपरेट बना दो। और इवन वो ये भी डिमांड करते हैं कि जो हम मिजो हिल्स वाले हैं वो कभी ब्रिटिश इंडिया के पार्टी नहीं थे, तो हम इंडिया के अंदर रहें क्यों, हमें तो एक अलग से कंट्री भी बनाओ, वो ये भी डिमांड करते हैं। तो अब जो ये MNF बनती है, मिजो नेशनल फ्रंट जो बनती है 1959 के बाद में, उसमें लाल डेंगा नाम के एक लीडर इमर्ज होते हैं और वो 1966 के अंदर आर्म्ड कैंपेन कर लेते हैं, यानी कि हथियारों से लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, और वो गोरिल्ला वॉर करते हैं, मतलब अटैक वगैरह करके बाद में छुप जाते हैं। और बाद में इंडिया की गवर्नमेंट ने उससे काफ़ी नेगोशिएशन करने का प्रयास करा था। और वो अटैक जो करते थे, हथियार उनको कौन सप्लाई करता था उस टाइम, आपको पता है वेस्ट पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान था, मतलब आज का जो बांग्लादेश है वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जो 1971 में इंडिया ने उसकी हेल्प करके बांग्लादेश बनाया था। तो वहाँ से वो उनको वेपन वगैरह सप्लाई करते थे। बाद में इंडिया की गवर्नमेंट उनसे 1986 में काफ़ी सारे नेगोशिएशन करने का प्रयास करती है, लेकिन वो मानते हैं 1986 में। अब मानते हैं तो यहाँ पे एक पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में, जिसमें स्पेशल कुछ पावर दी जाती है MNF को और कहा जाता है कि तुम्हें एक अलग से स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। तो तब से जाके वहां पे जो मिजोरम है वहां की लड़ाई शांत होती है और आज तो मिजोरम एक अच्छा स्टेट बन गया है, प्रोस्पर स्टेट बन गया, जहां का लिटरेसी रेशियो भी अच्छा है, डेवलपमेंट भी अच्छा है। तो ये कुछ एक बातें इनके बारे में इंपॉर्टेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी, वैसे पिक्चर बेस अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा, ये तो बस वैसे ही एक सैंपल पेपर करवा रहा हूं तो बता दिया। तो पिक्चर को देख के ही आपको पता चल जाएगा, जो टाइगर की फोटो उस पर LTTE लिखा होगा, लिट्टे, और जो शेर की फोटो है उसमें आपको यहाँ तो प्रॉपर नहीं दिख रही होगी, लेकिन पेपर में आपको दिखेगी, उस पर सिंहला लिखा हुआ है, और बीच में राजपक्षी परिवार है। राजपक्षी परिवार कहते बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है सिंहला और लिट्टे के बीच में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को बताता है श्रीलंका के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कि श्रीलंका में सिंहलास थे वो मेनली डोमिनेंस कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर को ज्यादा शेर की तरफ झुका हुआ है क्योंकि सिंहला मेनली डोमिनेंस कर रहे थे, तो वो लड़ाई के बारे में बता रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द गिवन कार्टून इज रिलेटेड टू विच कंट्री। श्रीलंका से रिलेटेड है। टाइगर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो टाइगर है वो लिट्टे को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वहां पे तमिल मिलिटेंट के तौर पे जाने जाते हैं। लिट्टे है वो किसकी डिमांड करते हैं, तो तमिल एलम नाम से एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं। ठीक है, द इंटरनेशनल जो एक्टर है पर्टिकुलर विच कंट्री कहते हैं, ट्राइड करती है इन दोनों कंट्री के इनके बीच में नेगोशिएशन करने का, तो उनको स्क्वेंडियन कंट्रीज बोलते हैं, जो नेगोशिएट करने का प्रयास करती है लिट्टे और सिंहलाज के बीच में। हालांकि यहाँ पे इंडिया भी अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजती है 1987 में, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैप बेस्ड ऊपर पॉइंट मैंने लगभग सारे कवर कर दिए। यहाँ पे मैप बेस्ड फिर पूछा गया कि कौन से स्टेट से असम से कौन से स्टेट को अलग निकाला गया 1972 में, तो मेघालय को निकाला गया 1972 में, असम से अलग होकर बना। तो ये मैप टिक मार्क करोगे, मैप से अलग वीडियो लेके आऊंगा, मैप और कार्टून की 15 मार्च से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन गवर्नमेंट इन 1957, वो स्टेट जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई 1957 में, तो केरला थी, पता चल गया। ठीक है, इसके अलावा जो MKSS डिमांड ये फेमाइन रिलीफ के लिए हुआ, ये मूवमेंट कहाँ हुआ, राजस्थान के अंदर हुआ था। द स्टेट वेयर द सरदार सरोवर डैम जो लोकेट करती है वो गुजरात में करती है। तो ये सारे पॉइंट मैं मैप में आपको कवर करा दूंगा, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। पैसेज बेस पे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है नहीं, वो आप सारे के सारे कर दोगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देख रखी है ना आपने, तो भी आप मैं पूरा आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पैसेज बेस कर दोगे सोल्व। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछ लिया गया कि कितने प्रिंसली स्टेट थे इंडिपेंडेंस के टाइम में, 565 थे। कि कौन सा स्टेट, हैदराबाद का जो रूलर था उसके रूलर को क्या कहा जाता था, तो भाई उसको निजाम के नाम का टाइटल मिला हुआ था। तो कितने आसान है। और थर्ड क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया कि कौन सा चैलेंज ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के लैप्स होने के बाद में हमारी यूनिटी के सामने आ गया था प्रिंसली स्टेट्स को लेके। तो भाई आपको पता है, जैसे ही ब्रिटेन वाले गए थे तो उन्होंने ये कह के गए थे प्रिंसली स्टेट्स को कि हम जा रहे हैं भाई, अब तुम्हें या तो तुम अलग से रह सकते हो, या तुम पाकिस्तान के साथ मिल सकते हो, या इंडिया के साथ। तो ये चैलेंज था इंडिया के सामने कि कहीं ना कहीं वो अलग ना हो जाए, पाकिस्तान भी ना मिल जाए, उनको यूनाइट करने का इंडिया के सामने ये चैलेंज था। एग्जामिन इंडिया रिलेशनशिप विद फॉर्मर सोवियत यूनियन के साथ कैसा रिलेशनशिप था, तो बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन बड़ा अच्छा नहीं लिख सकते, पूरी बातें बतानी पड़ेगी, है ना। तो इकोनॉमिक रिलेशन में बताओ तो आप बता सकते हो कि इंडिया का सोवियत यूनियन बड़ा एक अच्छा फ्रेंड रहा है, उसने हमेशा डिफिकल्ट टाइम में इंडिया को असिस्ट करा है। जैसे बात थी शुरुआत के अंदर जब हमने सेकंड 5 ईयर प्लान इनिशिएट करा था, तो उसमें बड़े जो स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह लागू करे गए थे, भिलाई बोकारो वगैरह जो बाद में भी करेंगे, उनमें कहते सोवियत यूनियन ने हमारी हेल्प करी। और सोवियत यूनियन हमारी इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट करता है जब हम ट्रेड करते हैं उनके अंदर। और
पॉलिटिकल में बात करें तो 1971 के अंदर आपको पता है इसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करा, इसलिए बहुत सारी हमें हेल्प मिलती है और खासतौर से कश्मीर के इशू के लिए हमारी हेल्प करता है ये, क्योंकि कश्मीर के इशू के लिए यही विट्टो लगाता है जब हमें नीड पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा मिलिट्री की बात करें तो आपको पता है हम जितने भी मिलिट्री के हार्डवेयर वगैरह मिलिट्री के आर्सनल है, वेपन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से खरीदते हैं। रशिया के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है इसके वेपन के लिए। और कल्चरल के लिए बात करें तो आपको पता है दोनों के अंदर कल्चरल एक्सचेंज अच्छा देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे जो हीरोज़ है, चाहे राज कपूर हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, ये कहा जाता है कि रशिया के परिवार में बच्चों के नाम रखे जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 5 फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम के 5 फीचर बताओ। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत यूनियन के 5 फीचर बताओ। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्यों हुआ सोवियत यूनियन। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले फीचर्स की बात करते हैं तो सोवियत यूनियन आपको पता है स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी था, वहां पे कम्युनिज्म बेस चलता था, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट था नहीं, हर एक घर का लिविंग स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ था और लिविंग स्टैंडर्ड के बेस पे वहां पे उनको रोजगार मिल रहा था। एवरीथिंग वॉज प्रोड्यूस्ड विद इन द सोवियत यूनियन, पिन टू कार, यानी कि हर चीज़ वहाँ पे बनाई जाती थी। क्वालिटी में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे थे ये, और प्रोडक्शन के मामले में भी यूएसए के अलावा ये दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में था। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च करने की बात हो, वेपन की लॉन्च करने की बात हो, वेपन वगैरह बनाने की बात हो, इनमें भी ये अच्छा बात कर रहा था। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इसके रिमोट एरियाज में था। तो ये सारी के सारे इसके फीचर्स हैं, मैंने इसको बता दिया। और साथ ही साथ में इस कंट्री के अंदर सब्सिडी देते थे वो जो इनके लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटी के लिए, तो इसलिए बहुत अच्छा था, टोटल बढ़िया था, सारी चीज़ें अच्छी थी। बस कमी ये हो गई थी बाद में डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं कमी हो गई थी। जो 70 ईयर से रूल करने वाले लीडर थे वो बाद में अपनी प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे और इनके लोगों के जो एस्पिरेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको ध्यान में नहीं रख रहे थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ में 1979 में जब इन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया उसके बाद में इनमें फूड ग्रेन की और ज़्यादा कमी आ गई थी। वैसे भी इनमें फूड ग्रेन की शॉर्टेज चल रही थी यहाँ पे, इन्होंने ज़्यादा खर्चा अपना वेपन्स पे लगा दिया, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने में लगा दिया, लेकिन जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए से पिछड़ गया था। ये कुछ एक इसकी कमियां मैंने आपको गिना दी है, वैसे अलग से मैंने इनके ऊपर वीडियो बना रखी है। Why is the EU considered a highly influential regional organization economic, political और military फील्ड में EU को एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा क्यों माना जाता है? तो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि भाई EU दुनिया के अंदर आपको पता है एक ग्रुप मानो कंट्री का, जो सबसे बड़े ग्रुप में से एक है, क्योंकि 27 कंट्रीज इसके ग्रुप में आती है। EU का आज के टाइम में एक मेंबर जिसका नाम है कौन सा, फ्रांस, वो इसका परमानेंट मेंबर है इसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो सोचो इसके पास कितनी पावर होगी, क्योंकि परमानेंट मेंबर के पास विटो पावर होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसके एक मेंबर फ्रांस के पास 335 के आसपास न्यूक्लियर आर्सनल है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा बात करें तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है कंट्रीज का, जिसके कारण इसका जो वर्ल्ड ट्रेड में शेयर है वो यूएसए और चाइना से भी ज़्यादा है। और बात करें तो इसकी काफ़ी सारी कंट्री यूएन के अंदर जो आती है वो नॉन परमानेंट मेंबर में भी कोई ना कोई कंट्री इसकी आती है, इसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, और देखने को मिले मिलिट्री पावर में तो आपको पता है ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा खर्चा करती है अपने मिलिट्री पे, और दूसरे नंबर की मिलिट्री भी इसकी है। अगर कंबाइंड मिलिट्री देखा जाए पहले पे यूएसए की है, तो इस हिसाब से ये पावर इसकी आप देख सकते हो। ये मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। इंडो चाइना रिलेशन की बात करो तो आप क्या बताओगे? तो भाई 1962 से पहले शुरुआत करते पहले इंडिपेंडेंस के आसपास, जब इंडिपेंडेंस मिली थी दोनों कंट्रीज को, या चाइना रिपब्लिक कंट्री के तौर पे इमर्ज होती है 1949 में, और इंडिया 1947 के अंदर कॉलोनियलिज्म से फ्री होते, तो ऐसा माना जाता था कि भाई ये जो दो कंट्री है ना एशिया की, ये बड़ी आगे चल के बहुत बड़ी सुपर पावर के तौर पे इमर्ज हो सकती हैं, क्योंकि इन दोनों कंट्री की हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी रही थी। इनके रूलर्स ने दोनों ने बहुत सारे पार्ट पे रूल करा था, और हुआ भी ऐसी शुरुआत भी अच्छी होती है। शुरुआत में हिंदी चीनी भाई का स्लोगन इनके बीच में चलता है, और जो जवाहरलाल नेहरू है वो इनके साथ पेंसिल एग्रीमेंट भी 1954-5 के अंदर साइन करते हैं। ठीक है, और मतलब दोनों के बीच में ट्रेड वगैरह अच्छा चल रहा था, लेकिन शुरुआत दिक्कत वहां से आती है जब 1950 के अंदर चाइना तिब्बत को टेक ओवर कर लेता है, और टेक ओवर करने के बाद 1959 में जब दलाई लामा असाइलम के तौर पे इंडिया के अंदर आ जाते हैं अपनी फॉलोवर के साथ, और इंडिया इनको अपनी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण दे देते हैं, असाइलम दे देते हैं, तो उसके बाद में चाइना इंडिया पे अटैक करता है, कहता है कि तुमने हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर करा, ये कहते हुए अटैक करता है। और हमारे दो इंपॉर्टेंट एरियाज अक्साई चीन रीजन जो लद्दाख का है, और नेफा जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो उसके बाद इन दोनों की जो आपस में कंडीशन है वो खराब रहती है, और वो लगभग कब तक खराब रहती है उसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं कि लगभग 1976 तक खराब रहती है। मेनली तो तब तक रहती है जब तक राजीव गांधी नहीं जाते हैं। तो बाद में उनके बीच में ट्रेड रिलेशन इंप्रूव हुआ, और 1999 से इनका ट्रेड इतना बढ़ना शुरू हुआ कि हर साल 30% ट्रेड इंक्रीज हुआ, और जो ट्रेड मिलियन में होता था वो बाद में बिलियंस में होने लग गया। बाद में इनके बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है दोबारा, लेकिन वो अपनी बुक में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है। वो ये है कि इनकी जो एक गलवान वैली है वहां पे दोनों आर्मी के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद से अब इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़े से खराब चल रहे हैं, लेकिन वो बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है इसमें।
ठीक है। राजीव गांधी कब विजिट करते हैं ये भी देखा 1988 में। ठीक है। राइट एन ऐसे ऑन कास्ट ऑपरेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग बैकवर्ड क्लास, कि बैकवर्ड क्लास के ऊपर आपको या तो ये नोट लिखना है और या व्हाट वाज द मंडल कमीशन, मंडल कमीशन क्या था और इसने क्या ट्राई करने का प्रयास करा, कैसे इनके कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने का प्रयास करा। तो मंडल कमीशन वाला कंप्लीट क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया, वही सारी बात है। ठीक है। तो ये आपको लिखना है थोड़ा सा। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द स्टूडेंट एजिटेशन जो हुआ था बिहार में 1974 में, क्या नहीं लिख सकते यार, कंप्लीट लिख सकते हैं कि बिहार में 1974 में ये जो एजिटेशन हुआ था वो क्यों हुआ था। वो हुआ था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था बिहार के अंदर, करप्शन फैल रहा था वहां पे बिहार के अंदर, जो एसेंशियल फूड कमोडिटीज है उनके रेट बढ़ गए थे। तो स्टूडेंट फिर किसके पास गए थे, जयप्रकाश नारायण के पास गए। जयप्रकाश नारायण को कहा कि साहब आप हमारे इस मूवमेंट को लीड करो। तो जयप्रकाश नारायण ने इनके सामने दो कंडीशन क्या रखी, वो भी अपने बता सकते हैं। कौन सी दो कंडीशन रखी थी? जयप्रकाश ने कहा कि ये जो मूवमेंट है ये नेशन वाइड होना चाहिए और ये मूवमेंट नॉन वायलेंट होना चाहिए। तो फिर इस बेस पे ये मूवमेंट बहुत लार्ज स्केल पे करा गया और ये मूवमेंट इतना बड़ा करा गया कि 25 जून 1975 को एक लार्ज, आपको पता है, डेमोन्स्ट्रेशन निकाला गया, रैली निकाली गई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे, जहां पे जयप्रकाश नारायण ने लोगों से, जो सिविल ऑफिसर्स है उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि आपको कोई ई मॉरल ऑर्डर या इलीगल ऑर्डर मिले गवर्नमेंट का तो आप उसको डिनाई भी कर सकते हो। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है कि जो 1975 है उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर करेगी, क्या ये जस्टिफाई है या नहीं है। तो आपको इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट देना है और इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देना है। तो आप सारी बात बता सकते हो कि जो इमरजेंसी है उसको इंपोज कब करा गया था, 25 जून, यानी कि बुक में कई बार 26 जून भी लिखा होता है क्योंकि नाइट को डिक्लेयर करी गई थी। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद करके जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनको कहा जाता है कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर करो। अचानक इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है और नाइट को ही जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर चैनल वगैरह उनकी लाइट को कट कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह 6 बजे मीटिंग करके बुलाया जाता है और कैबिनेट मिनिस्टर को बताया जाता है कि भाई हमने तो इमरजेंसी इंपोज कर दी। क्यों इंपोज करी? क्योंकि कहते कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रही थी कंट्री में, इसलिए आर्टिकल 352 प्रवोक हो रहा था और इमरजेंसी लगा दी। तो इस बेस पे ये तो इमरजेंसी लगाई गई। अब इसके आर्ग्यूमेंट फेवर में और अगेंस्ट में बता सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, मान लो कि इमरजेंसी को इंपोज क्यों करा गया, क्या कॉजेस थे, क्या कारण थे, तो वो आप बता सकते हो कुछ हद तक। तो फेवर वाली बातें लिख सकते हो कि कुछ हद तक ये था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई थी। बेसिकली ये बातें इंदिरा गांधी ने कही थी कि भाई हमें डेमोक्रेटिक मैनर में काम नहीं करने दिया जा रहा, कुछ एक ऐसी अड़चनें आ रही है जो कहते काम हमें करने नहीं दे रही, वो हर्डल कर रही है, आए दिन प्रोटेस्ट स्ट्राइक हो रही है, तो कहते इमरजेंसी करना जरूरी है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था देश के अंदर, पूरे के अंदर, आपको पता है इन्फ्लेशन फैला हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तो कहते ऐसी कंडीशन को कंट्रोल करना जरूरी था, तो करना पड़ा। और कहते एक्सटर्नल थ्रेट भी मिल रहा था कि ऐसी कंडीशन जब देश के अंदर ही हमारे रिवोल्ट हो रहे थे, मूवमेंट्स हो रहे थे और इन्फ्लेशन हो रहा था, तो कहते हमें डर था पाकिस्तान जैसी कंट्री से कि कहीं ना कहीं वो इसका फायदा ना उठा ले। तो ये इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट है कि इसलिए इमरजेंसी लगानी जरूरी थी ऐसी कंडीशन में। अगेंस्ट में ये है कि भाई इसके अंदर सिविल लिबर्टी को बंद कर दिया गया, हमारी कंट्री से डेमोक्रेसी को छीन लिया गया। ठीक है। और इस इमरजेंसी के अंदर पावर का अब्यूज करा गया, लार्ज स्केल पे जैसे स्टेरिलाइजेशन जैसे काम किए गए। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ इमरजेंसी। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये दोनों ही क्वेश्चन कवर कराए हैं कि इमरजेंसी के कारण क्या थे और कॉन्सिक्वेंसी क्या थे, आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है। तो और इमरजेंसी अपने आप में क्या थी, अनडेमोक्रेटिक थी, तो ये इनके अगेंस्ट में अपनी बातें बता सकती हैं। तो ये होता है आपके कंप्लीट, मैंने एक सिंपल पेपर के थ्रू इससे मिलते जुलते सारे पॉइंट्स कवर करवाने के प्रयास करा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके एक अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आगे मेहनत कर सकूँ। और मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।